2, 1, 0. All engine running. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. Not because they are easy, but because they are hard. Houston, we see you on a stereo, over. Tranquility Base here. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind. दोस्तों, आप शायद हैरान हो जाएंगे जानकर कि इस अपोलो 11 मिशन को प्लान करने के पीछे असली वजह थी एक वॉर। स्पेसिफिकली कहा जाए तो कोल्ड वॉर, जो अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में चलने लग रही थी। दोनों देशों के बीच में स्पेस में जाने की एक रेस चल रही थी। साल 1957 में सोवियत पहला देश बन जाता है दुनिया की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करने वाला। इसका नाम था स्पुतनिक और ये पहला मैन मेड ऑब्जेक्ट था जिसे धरती के ऑर्बिट में प्लेस किया गया। अमेरिकन सरकार शॉक हो जाती है देखकर कि सोवियत उनसे आगे कैसे निकल गए। कुछ महीने बाद 1958 में अमेरिका भी अपनी सैटेलाइट लॉन्च करता है, लेकिन 3 साल बाद 1961 में अमेरिका को एक और बड़ा झटका लगता है। सोवियत कॉस्मोनॉट यूरी गगारिन पहले आदमी बन जाते हैं स्पेस में जाने वाले। एक बार फिर से सोवियत ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। इसके सिर्फ एक हफ्ते बाद जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, जॉन एफ कैनेडी, वो अपने वाइस प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखते हैं 20 अप्रैल 1961 को। वो पूछते हैं उनसे आखिर कैसे हम सोवियट्स को हरा सकते हैं, by putting a laboratory in space or by a trip around the moon? Are we working 24 hours a day on existing programs? If not, why not? Are we making maximum effort? कोई और ऐसा स्पेस प्रोग्राम है जो हम जल्दी से कर सकते हैं जिसकी वजह से ड्रामेटिक रिजल्ट्स मिले और हम इस रेस में आगे निकल जाएं, जीत जाएं? इसका जवाब इन्हें कुछ ही दिनों बाद मिल जाता है, क्योंकि जल्द ही रियलाइज कर लेते हैं कि अगला बड़ा कदम होगा इंसानों को चांद पर भेजना। 25 मई 1961 को अपने ये फेमस भाषण में वादा करते हैं दुनिया के सामने कि ये दशक खत्म होने से पहले इंसानों को चांद पर भेज देंगे। और इतना ही नहीं, जो इंसान चांद पर जाएगा उसे सेफली वापस धरती पर लेकर भी आएंगे। Before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. बहुत से लोगों के लिए ये एक अनबिलीवेबल अनाउंसमेंट थी। साल 1961 इमेजिन करो दोस्तों, कोई स्मार्टफोन्स नहीं थे, कोई इंटरनेट नहीं था, जीपीएस की टेक्नोलॉजी तक नहीं थी, कंप्यूटर्स इतने पुराने हुआ करते थे और ऐसे जमाने में ये प्रॉमिस करने लग रहे हैं कि हम इंसानों को चांद तक भेजेंगे। इसके लिए ये अगले 5 सालों में 7 से 9 बिलियन डॉलर्स एडिशनल फंडिंग देते हैं स्पेस प्रोग्राम को। पूरी स्पेस एजेंसी इस एक मकसद को पूरा करने के लिए काम पर लग जाती है। कुछ ही महीने बाद टेस्टिंग ऑलरेडी शुरू हो जाती है। सबसे पहले ये टेस्ट करते हैं उन रॉकेट्स को जिनका ये इस्तेमाल करेंगे धरती से बाहर निकलने के लिए। फिर टेस्टिंग करी जाती है कमांड मॉड्यूल्स की हीट शील्ड्स की, कितना वो गर्मी से बचा पाएंगे, सर्विस मॉड्यूल्स के प्रोपल्शन की। 1963 से लेकर 1967 के बीच में कई सारे टेस्ट किए जाते हैं जो कि सारे अनमैन्ड होते हैं, यानी कि कोई इंसान नहीं बैठे होते रॉकेटों में जब ये टेस्टिंग कर रहे होते हैं। फरवरी 1967 में ये पहले मैन्ड टेस्ट की प्लानिंग करते हैं, यानी कि ऐसा टेस्ट जिसमें एस्ट्रोनॉट्स एक्चुअली में स्पेसक्राफ्ट में बैठ के ऊपर तक जाएंगे। इस मिशन को नाम दिया जाता है अपोलो 1। लेकिन धरती पर ही हो रहे टेस्ट के दौरान 27 जनवरी 1967 को इनके केबिन में आग लग जाती है और जो 3 एस्ट्रोनॉट्स प्रिपेयर कर रहे थे ऊपर तक जाने के लिए, वो तीनों मारे जाते हैं। इस दर्दनाक हादसे के बाद नासा हार नहीं मानता, बल्कि अपने आगे के टेस्ट जारी रखता है। अपोलो 4, अपोलो 5 और अपोलो 6 ये सारे मिशंस अनमैन्ड होते हैं फिर से टेस्टिंग के लिए। अक्टूबर 1968 में अपोलो 7 मिशन लॉन्च किया जाता है। एक बार फिर से अटेम्प्ट किया जाता है, इंसानों को बिठाकर स्पेस में भेजा जाएगा और ये सक्सेसफुल रहता है। सिर्फ 2 महीने बाद दिसंबर 1968 में अपोलो 8 मिशन लॉन्च किया जाता है, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स को बिठाकर चांद के पास भेजा जाता है। 3 महीने बाद मार्च 1969 अपोलो 9 मिशन लॉन्च किया जाता है। इसमें लूनार मॉड्यूल को टेस्ट किया जाता है, यानी वो हिस्सा स्पेसक्राफ्ट का जो एक्चुअली में चांद पर उतरेगा। और 2 महीने बाद मई 1969 अपोलो 10 मिशन। इस मिशन में 3 एस्ट्रोनॉट्स को ऑलमोस्ट हर चीज प्रैक्टिस के लिए कराई जाती है जो अपोलो 11 मिशन में कराई जाएगी, एक्सेप्ट कि वो चांद पर लैंड करे। अब स्पीड देख रहे हो किस तेजी से नासा यहाँ पर एक के बाद एक मिशन लॉन्च किए जा रहा था। हर 2 से 3 महीने के गैप में एक नया मिशन जिसमें नेक्स्ट चीज टेस्ट करी जाएगी। रॉकेट्स की टेस्टिंग, स्पेसक्राफ्ट की टेस्टिंग, चांद तक जाने की टेस्टिंग, और इन सारी टेस्टिंग्स के बाद फाइनली जाकर 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन लॉन्च किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, 20 जुलाई 1969 अपोलो 11 मिशन का लूनार मॉड्यूल चांद पर लैंड करता है। इसमें बैठे हैं एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन।
लैंडिंग के बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं चांद पर उतरने के लिए। ये दरवाजा खोलना आसान नहीं था क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा था, लेकिन थोड़े स्ट्रगल के बाद ये खोलने में सक्सेसफुल होते हैं। फिर अपने भारी से स्पेस सूट में ये बाहर चांद पर उतरने की कोशिश करते हैं। निकलने की जगह इतनी ज्यादा नहीं थी तो अनजाने में ऊपर से टकरा कर लूनर मॉड्यूल का एक टुकड़ा टूट जाता है। इन दोनों को इसके बारे में पता नहीं चलता क्योंकि वहां पर कोई हवा नहीं है, तो आवाज ट्रैवल नहीं कर सकती, कोई आवाज नहीं सुनाई देती उन्हें। लेकिन ये जो टुकड़ा टूटा था ये एक बहुत ही जरूरी पीस था। ये एक एसेंट इंजन आर्मिंग स्विच था। इस स्विच के बिना इनका लूनर मॉड्यूल वापस से टेक ऑफ नहीं कर सकता था और ये वापस धरती पर नहीं जा सकते थे। लेकिन इस बात से बेखबर नील आर्मस्ट्रॉन्ग बाहर निकलते हैं और चांद पर कदम रखते हैं। दुनिया के पहले इंसान बन जाते हैं चांद पर कदम रखने वाले। It's one small step for man, one giant leap for mankind. लेकिन क्या सही में ऐसा हुआ था? आज 50 से ज्यादा सालों बाद बहुत से लोग मानने से ही इनकार कर देते हैं कि इंसान चांद तक गए थे। कई लोग थ्योरीज बनाते हैं अपनी और कहते हैं कि ये पूरी चीज अपोलो 11 का मिशन सिर्फ एक दिखावा था अमेरिका की तरफ से। इन्होंने धरती पर ही इस नाटक को फिल्म किया था और दुनिया को जाकर झूठ बोला। नहीं तो ये झंडा कैसे लहरा रहा है चांद पर बिना हवा के? क्या है इस सब की सच्चाई? आइए जानने की कोशिश करते हैं पूरी कहानी आज के इस 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. इस मिशन का हिस्सा थे 3 एस्ट्रोनॉट्स। 38 साल के कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो इस मिशन को लीड कर रहे थे, कमांड के मॉड्यूल पायलट माइकल कॉलिंस और लूनर मॉड्यूल के पायलट एडविन बज ऑल्ड्रिन। ये 3 नाम इतिहास के पन्नों में रचे जाते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन तो बड़े फेमस नाम बन जाते हैं, इनको हर कोई जानता है आज के दिन। लेकिन माइकल कॉलिंस को इतना नहीं जाना जाता। क्यों है ऐसा? इसके पीछे एक बड़ा इंटरेस्टिंग रीजन है, आगे आपको बताऊंगा। तो इस अपोलो 11 मिशन का जो स्पेसक्राफ्ट था, इसके 3 मेन हिस्से थे दोस्तों। कमांड मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल और लूनर मॉड्यूल। पहले 2 को एक साथ रख के CSM बोला जाता है, कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल। मकसद ये था यहां पर कि जो लूनर मॉड्यूल होगा सिर्फ वही हिस्सा डिटैच होकर चांद पर लैंड करेगा और फिर वापस जाने के लिए लूनर मॉड्यूल को उड़ाकर वापस अटैच किया जाएगा CSM से, जिससे एस्ट्रोनॉट्स धरती पर वापस आएंगे। इस पूरे स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए एक सैटर्न V5 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। लॉन्च से पहले इस रॉकेट में 1 मिलियन गैलन्स केरोसिन, लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन लोड किया गया। तो इस पूरे रॉकेट का वजन 30 लाख किलो था। इसकी मदद से ये स्पेसक्राफ्ट गया अर्थ के ऑर्बिट में पहुंचा। ऑर्बिट तक पहुंचने में 10 मिनट से भी कम का समय लगा और फिर अर्थ के ऑर्बिट का करीब 1.5 चक्कर लगाया इन्होंने। फिर इन्हें परमिशन मिल गई मिशन कंट्रोल से। मिशन कंट्रोल धरती पर मौजूद था, उन्होंने कम्युनिकेट करके परमिशन दे दी कि ट्रांसल्यूनर इंजेक्शन कर लिया जाए, मतलब धरती के ऑर्बिट से निकलकर मून की ऑर्बिट की तरफ स्पेसक्राफ्ट को ले जा दिया जाए। अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकलने के लिए भी सैटर्न V5 रॉकेट का ही इस्तेमाल किया गया था। इसकी 3री स्टेज थी रॉकेट की। ये सब लॉन्च के 5 घंटे के अंदर अंदर ही हो गया। इसके बाद एक्चुअली में चांद तक पहुंचने में कई दिनों का समय लगा। एस्ट्रोनॉट्स ने इंतजार किया अंदर बैठकर, कभी खाना खाया, कभी सोए, कभी फोटोज खींची अपनी। 19 जुलाई 1969 ऑलमोस्ट 4 लाख किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद अपोलो 11 का स्पेसक्राफ्ट चांद के ऑर्बिट में पहुंचता है। यहां पर इसका काम होता है 2 में स्प्लिट हो जाना। कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल लूनर मॉड्यूल से अलग हो जाता है। कमांड मॉड्यूल में बैठे थे माइकल कॉलिंस और स्पेसक्राफ्ट के इस हिस्से को निकनेम दिया गया कोलंबिया, और दूसरी तरफ लूनर मॉड्यूल का नाम था ईगल और इसमें बैठे थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन। बात यह थी कि जो कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल था, इसका काम था ये चांद के ऑर्बिट में ही बने रहे। सिर्फ लूनर मॉड्यूल अलग होकर चांद पर लैंड करेगा, यानी कि चांद पर कदम रखने का मौका सिर्फ नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन को मिलेगा और माइकल कॉलिंस को नहीं मिलेगा। यही रीजन है शायद कि माइकल कॉलिंस का नाम हर कोई इतना जानता नहीं है। हालांकि वो अपोलो 11 मिशन का पार्ट जरूर थे, लेकिन उन्होंने चांद पर कदम नहीं रखा था। लेकिन फिर भी देखा जाए तो माइकल कॉलिंस का जो हिस्सा था इस मिशन में, वो शायद सबसे ज्यादा जरूरी था, क्योंकि बाद में आकर उस लूनर मॉड्यूल को वापस CSM के साथ अटैच होना था। और अगर माइकल कॉलिंस नहीं होते तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन जिंदा नहीं वापस लौट पाते। अब 8 बजे के करीब लूनर मॉड्यूल चांद पर नीचे उतरने जा रहा था। ठीक 8:10 पर एक अलार्म बजने लग जाता है, 1202 अलार्म। 1201, Roger, 1201 alarm. अब ना तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ना ही बज ऑल्ड्रिन जानते थे कि इस अलार्म का मतलब क्या है। वो मिशन कंट्रोल से कम्युनिकेट करके पूछते हैं कि क्या करना चाहिए। वो कहते हैं इग्नोर करो, आगे चलते रहो।